गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। फुल टेस्ट है, मतलब ओवरऑल सिलेबस का टेस्ट है। और जैसा यूट्यूब पे मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो कि अब जो बीपीएससी का नया पैटर्न है, मींस ऑप्शनल में क्वेश्चन पैटर्न में चेंज कर रहा है बीपीएससी। तो मैंने वीडियो में डिटेल चर्चा की थी, उसकी एनालिसिस की थी पैटर्न चेंज की। तो बताया था मैंने उसमें कि जो अब 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन है, बीपीएससी ने बताया है कि इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। अब प्रश्न ये है कि वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने होंगे, ये नहीं बताया है बीपीएससी ने। तो मैंने कहा था कि वो 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। 2 तो पूछता ही था बीपीएससी। जो क्वेश्चन नंबर 12 होता था तो उसमें हम देखते थे कि वो 2 प्रश्न पूछे जाते थे, 2 टॉपिक लिखे होते थे उसमें बेसिकली। और जो 5, 4 या 3 की मैं बात कर रहा हूं या की है मैंने पहले, वो इसलिए कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में इस तरह का रिवाज रहा है। यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न होते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में 5 प्रश्न होते हैं और सभी कंपलसरी होते हैं, मतलब 5 में पूरे 5 करने होते हैं। तो उस आधार पे मैंने कहा था कि 5 प्रश्न हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में। दूसरा तरीका, पहले 4-4 प्रश्न भी होते थे यूपीएससी में, तो 4 भी हो सकते हैं। 5 होंगे तो 10-10 नंबर का एक हो जाएगा, 4 होंगे तो 12.5 12.5 नंबर का एक हो जाएगा। तो ये भी संभावना। और या 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अभी यूपीएससी और यूपी का पैटर्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में 3-3 प्रश्न होते हैं। यूपीएससी में भी 3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न 20-20 नंबर के, 1 प्रश्न 10 नंबर का। यूपी में भी 3 प्रश्न होते हैं, 2 15-15 नंबर के और 1 10 नंबर का। तो 5 होंगे या 4 होंगे या 3, जो अब तक यूपीएससी और यूपी का पैटर्न रहा है, उसी आधार पे मैंने बताया कि ये 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसी नए पैटर्न के हिसाब से ये पेपर फिर डिजाइन किया है मैंने। मैं 5 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, कम होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं 5 वाला ही पैटर्न लेके चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न, मतलब 10-10 नंबर में एक प्रश्न लिखना है, और 10 नंबर का मतलब लगभग 150 वर्ड या 150 शब्द के आसपास एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 50 अंक, तो अंक वही है 50। 6 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न सेक्शन 1 में खंड क में और 3 प्रश्न सेक्शन बी या खंड ख में। तो कुल 6 प्रश्न हैं, 1 के 5 पार्ट, 4 के 5 पार्ट। तो 10-10 नंबर में ये सॉल्व करने होंगे। एक एक करके देखें प्रश्न। 1 का क या ए है, नवलोक प्रशासन दृष्टिकोण में क्रांतिकारी नहीं है, अपितु केवल अभिविन्यास में सुधारवादी है, समझाइए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिवॉल्यूशनरी इन अप्रोच but only reformist in orientation, explain। तो फर्स्ट यूनिट नवीन लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। टेस्ट पेपर नंबर 11,
जो कि फुल टेस्ट है, मतलब ओवरऑल सिलेबस, और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का ए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन से जुड़ा प्रश्न है कि नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण में क्रांतिकारी नहीं है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रेवोल्यूशनरी इन अप्रोच, अपितु केवल अभिविन्यास में सुधारवादी है, बट ओनली रिफॉर्मिस्ट इन ओरिएंटेशन एक्सप्लेन। तो बेसिकली 150 वर्ड में आपको लिखना है कि नवीन लोक प्रशासन क्या है, उसके उद्देश्य और उसकी विशेषताएं क्या है। परंपरागत लोक प्रशासन में जब नवीन विचारों को शामिल किया गया विकसित देशों की परिस्थितियों के अनुसार, तो हमने उसे नवीन लोक प्रशासन कहा। फर्स्ट मिन्नोबुरुक कॉन्फ्रेंस के बाद 1968 में यह कॉन्सेप्ट आया। 4 उद्देश्य तय किए गए: रेलिवेंस, वैल्यू ओरिएंटेशन, सोशल इक्विटी एंड सोशल चेंज, प्रासंगिकता, मूल्य उन्मुखता, सामाजिक समानता, परिवर्तन, और फिर उसकी विशेषताएं क्लाइंट ओरिएंटेशन, एटीट्यूडल चेंज वगैरह। उसी आधार पे हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये क्रांतिकारी बातें नहीं की हैं उसने, बस पहले के परंपरागत लोक प्रशासन की जो अप्रोच थी और अब जो इसकी अप्रोच है वो चेंज हुई है। तो वही प्रश्न की डिमांड है कि ये क्रांतिकारी नहीं है, बस सुधारवादी है। तो पहले के प्रशासन को ही इसने परिवर्तित परिस्थिति के अकॉर्डिंग सुधारा है, उसके उद्देश्य चेंज करे हैं, कुछ नई बातें उसमें शामिल की गई हैं, तो इसलिए ये क्रांतिकारी नहीं बल्कि सुधारवादी है। तो इस तरह से आप डिस्कस कर देंगे। 1 का बी है, बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित योगदान संतुष्टि संतुलन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम एज प्रोपाउंडेड बाय चेस्टर बर्नार्ड। वन का बी, व्यवहारवादी विद्वान चेस्टर बर्नार्ड, उनका योगदान प्रतिफल संतुलन नियम कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम जो थ्योरी है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण। तो हमें दिखाना है कि योगदान प्रतिफल क्या है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, बीपीएससी वाले अब पहली बार इस तरह के प्रश्नों का आंसर लिखने जा रहे हैं। अभी तक फुल लेंथ प्रश्न के आंसर लिखने का अनुभव रहा है जो कि 600 शब्द में हम लिखते थे। अब यहाँ शॉर्ट लेंथ आंसर हैं, लगभग 150 वर्ड के आसपास लिखना है। तो ध्यान रखना है कि कोई भूमिका की जरूरत नहीं है, कोई निष्कर्ष भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 150 वर्ड बहुत कम शब्द हैं। अगर उसमें आप भूमिका बनाने जाएंगे, प्रस्तावना लिखने जाएंगे, निष्कर्ष, तो 150 तो भूमिका और निष्कर्ष में ही निकल जाएंगे आपके। तो मेन बॉडी आप जो मूल डिमांड है प्रश्न की वो कब पूरी करेंगे। तो शॉर्ट लेंथ प्रश्न में ना हमें कोई इंट्रोडक्शन भूमिका की जरूरत होती है, ना हमें कोई निष्कर्ष की जरूरत होती है, एकदम टू द पॉइंट हम आंसर शुरू करते हैं। तो टू द पॉइंट आंसर बस हमें दिखाना है कि बर्नार्ड का योगदान प्रतिफल संतुलन नियम क्या है,
बर्नार्ड ने कहा, व्यक्ति संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में योगदान देता है, बदले में संगठन के द्वारा व्यक्ति को प्रतिफल दिया जाता है। योगदान प्रतिफल में संतुलन होता है तो सिस्टम चलता है। तो उनका वो जो योगदान प्रतिफल संतुलन नियम था उसकी चर्चा करनी है और फिर उसकी आपको थोड़ा आलोचना भी करनी है कि उसमें कमियां क्या थी। बर्नार्ड ने प्रलोभनों की व्यवस्था की बात की है तो माना गया है कि बर्नार्ड एक उपयोगितावादी विचारक थे। उन्होंने श्रमिकों के शोषण का तरीका बताया था, या जो चूंकि सब काम करना है 150 वर्ड में तो बहुत संक्षेप में पहले हम संतुलन नियम दिखाएंगे और फिर उसी तरह से बहुत संक्षेप में कमियां लिख देंगे। तो ये 1 का बी हो जाएगा। 1 का सी है, अखिल भारतीय सेवाओं की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास में इनके महत्व तथा भूमिका का विश्लेषण कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एनालाइज देयर इंपॉर्टेंस एंड रोल इन इंडियाज नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, आप कई बार ऐसा होगा आपके साथ, जानबूझ के उसी तरह के प्रश्न रखे हैं मैंने कि प्रश्न देख के आपको लगेगा कि हम इस पे पूरा निबंध लिख दें, लेकिन लिखना है केवल 150 वर्ड में। और तभी तो असली योग्यता की परीक्षा होती है भाई। आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो कम से कम शब्दों में भी अपनी बात कहना आना चाहिए। नेताजी तो है नहीं आपकी घंटा भर खड़े होके ना और ना छोर कुछ भी भाषण देते रहें, बोलते रहें, तो टू द पॉइंट बात करना आना चाहिए। ये एक क्वालिटी है प्रशासक की, और जरूरत पड़े तो आप उसे निबंध भी लिख दो उस पर। तो अब यही प्रश्न देखिए, पूरा एक तरह से निबंध का प्रश्न है। हाँ, मतलब वही, तब निबंध लिखना है तो पूरा हम ऑल इंडिया सर्वे देखे, रोल उनका पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंस एंड रोल, तो बड़ा टॉपिक है वो तो अपने आप में, लेकिन आपको केवल 150 वर्ड में करना है। कई बार 600 शब्द में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उसका आपके पास मैटर ही नहीं होता है, लगता है कि अरे इसमें तो हम 200-300 से ज्यादा जानते ही नहीं है। तो अक्सर एग्जाम्स में ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार किसी छोटे टॉपिक से भी वो फुल लेंथ बना देंगे, कई बार छोटे प्रश्न में ऐसा टॉपिक दे देंगे कि आपको लगेगा कि अरे अब हम कैसे समेटें, लेकिन वही तो फिर परीक्षा है। तो अब यहां 150 वर्ड में आपको ऑल इंडिया सर्विस की पहले संवैधानिक स्थिति दिखानी है, अखिल भारतीय सेवाएं, तो देखिए प्रश्न में है अखिल भारतीय सेवाओं की संवैधानिक स्थिति। तो पहले हमें इनकी संवैधानिक स्थिति दिखानी है, जिनमें आर्टिकल 312 की चर्चा करनी है हमें, और फिर है कि भारत के राष्ट्रीय एकीकरण और विकास में इनका महत्व और भूमिका। तो ऑल इंडिया सर्विस का महत्व तथा भूमिका स्पेशली कहां, राष्ट्रीय एकीकरण है। तो बस जो पूछा गया है, जितना पूछा गया है, यहां आपको बिल्कुल भी यहां वहां भटकने की गुंजाइश या स्कोप नहीं होता है। 600 शब्द में तो चलो थोड़ा 25-50 यहां वहां भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अब 150 में हमने कहा 25-50 यहां वहां हो जाओगे तब तो फिर काम ही हो जाएगा सारा। तो यहां तो बहुत सोच समझ के लिखने की जरूरत होती है, एकदम टू द पॉइंट। तो पहले हम आर्टिकल 312 की चर्चा करेंगे, राज्यसभा की स्थिति, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो दिखा देंगे, एक लाइन में उनका नेचर दिखा देंगे कि नियुक्ति केंद्र करता है, सेवा केंद्र और राज्य दोनों में देते हैं, तो थोड़ा सा वो दिखा देंगे। लगभग मतलब कहें तो 70-75 शब्द में हम ये काम कर देंगे। संवैधानिक स्थिति, उनका
एक लाइन में उनका नेचर, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो हो जाएगा आराम से। और फिर आएंगे आपकी उनकी व्यापक भूमिका और महत्व है, और वो भी स्पेशली हमें दिखाना है अब इसमें। देश की एकता, अखंडता, प्रशासन में एक रूपता लाने में कैसे ये भूमिका निभाती हैं। तो सोच व्यापक है, अवधि प्रणाली के माध्यम से इन्हें दिल्ली में आके काम करने का मौका मिलता है, उससे कैसे एक राज्य की चीजें दूसरे राज्य में पहुंचती हैं, प्रशासन में एक रूपता आती है, देश की एकता अखंडता में इनकी भूमिका, बस वो दिखा देना है, हमें हो गया। तो बन का सी हो जाएगा, ये बन का डी है। क्या भारत में महालेखा परीक्षक का कार्यालय लोक व्यय पर नियंत्रण करने में वास्तव में प्रभावी है? अपने उत्तर में कारण बताइए। इज द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रियली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो सीएजी के ऊपर क्वेश्चन है और पूछा गया है कि ये लोक व्यय पर नियंत्रण करने में प्रभावी है या नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि या नहीं है। तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लोक व्यय पर नियंत्रण में उसकी भूमिका क्या है, पहले हमें ये दिखाना है, और फिर वो भूमिका प्रभावी है या नहीं है ये दिखाना है। क्या भारत में सीएजी लोक व्यय पर नियंत्रण करने में वास्तव में प्रभावी है? तो इस द ऑफिस हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हमें डिबेट डिस्कस करना होगा, मतलब दोनों चीजें दिखानी होंगी कि प्रभावी है मतलब उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी, और प्रभावी नहीं है उसके नकारात्मक पक्ष भी। और चूंकि डिबेट है तो इसलिए यहां फिर आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। वैसे मैंने अभी बताया कि निष्कर्ष की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई डिबेट डिस्कस तो कर नहीं रहे, प्रश्न में सीधा जो पूछा गया है 150 वर्ड में वो लिख रहे हैं, लेकिन जब डिबेट की बात आ गई है तब तो कंक्लूड करनी पड़ेगा, तो यहां निष्कर्ष भी आएगा। और निष्कर्ष यही लिखेंगे कि निवारक नियंत्रक के रूप में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट लाइन ये होगी आंसर। बाकी रोल ऑफ सीएजी आपको दिखाना है कि कैसे जनता के धन का संरक्षक है, संचित निधि, आकस्मिकता निधि, कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड से, पब्लिक अकाउंट से जो व्यय होते हैं उनकी जांच करता है, इनकम की जांच करता है, रिपोर्ट, तो उसके थोड़ा सा भूमिका। फिर कुछ पॉजिटिव, अंबेडकर ने सर्वाधिक महत्व का अधिकारी बताया संविधान का, लेकिन वो वॉच डॉग कहा गया है, लेकिन वो अंग्रेजों की देन है, परिस्थितियां पता नहीं होती उसे, तकनीकी जटिलताएं नहीं कुछ, वो तब कंक्लूड 150 वर्ड में लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 बनका ई लोक प्रशासन लोक नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विथ द एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, एक्सप्लेन। तो देखिए 2 जगह से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक तो लोक प्रशासन का अर्थ या क्षेत्र भी कह सकते हैं,
मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से भी जुड़ा हुआ है, और दूसरा पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति से भी जुड़ा है। सो बस दोनों को जोड़ते हुए आपको आंसर लिखना है। वुडरो विल्सन के पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी या राजनीति प्रशासन द्वैत भाव की चर्चा करते हुए दिखा दें कि हमने नीतियों के क्रियान्वयन से ही मुख्य रूप से लोक प्रशासन को जोड़ा है। नैरो व्यू और परंपरागत व्यू यही रहा है। तो क्रियान्वयन, लोक नीति के क्रियान्वयन से जोड़ना है लोक प्रशासन को, लेकिन फिर बाद में आपको ये भी दिखाना है कि आगे चल के विल्सन के द्वैत भाव को अस्वीकृति मिली है, और हमने लोक प्रशासन को क्रियान्वयन के साथ साथ अब निर्माण या न्याय जैसे कामों से भी एसोसिएट